Hey guys, hello and welcome to Niti Shiksha, and this is Mihir Thakur. In the previous video we were covered the article 29 and 30. तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं. एंड इन टुडेज सेशन वी विल कवर द आर्टिकल 32 ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 32 में जितने भी रिट्स हैं, पांचों रिट्स को हम लोग अच्छे से कवर करने जा रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. ओके, तो आगे बढ़ने से पहले लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन है, उसका आंसर पता होना आप लोगों को ज़रूरी है. जैसा कि पहले मैंने शुरू के वीडियो में जिस समय से मैंने फंडामेंटल राइट्स शुरू किया, उस वीडियो में मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो वो टोटल आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है. ओके, तो हम लोगों ने 12 से लेकर के 31 तक कवर कर लिया है. मतलब कि 31 को मैंने शॉर्ट में बताया था 30 वाले आर्टिकल में कि इसको डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद. और आर्टिकल 30 तक हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में कवर कर चुका है. आज हम लोगों ने कवर करना है आर्टिकल 32. आर्टिकल 32 जो है वो हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. ओके, तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है या नहीं. तो यस, इस इज फंडामेंटल राइट, ये भी है. आर्टिकल 32 भी फंडामेंटल राइट है. दूसरा क्वेश्चन तो ये बनता है कि आखिर रिट है क्या, है ना. रिट मतलब कि क्या होता है. रिट होता है, रिट मतलब कि आपने अभी तक जितने भी आर्टिकल्स को देखा है, जो 12 से लेकर के 30 तक हमारे पास जितने भी फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों की बात करती है, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, फिर से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है. जितने भी मौलिक अधिकार आप लोगों को संविधान में दिए गए हैं, पूरे नागरिक को, जो नागरिक नहीं है उनको भी, उसको हनन यानी कि उसका हनन होने से जो है वो आर्टिकल 32, आर्टिकल 13, ये दोनों आर्टिकल जो है वो बचाता है. ओके, तो आर्टिकल 13 हम लोगों ने देख लिया है जिसमें जुडिशियल रिव्यू की बात की गई थी, तो हम लोगों ने जुडिशियल रिव्यू को भी समझा था अच्छे से. और आर्टिकल 32 आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये किस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होने से बचाता है. तो रिट, यहाँ पे रिट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हुआ, है ना, आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ. फॉर एग्जांपल आर्टिकल 22 में हम लोगों ने पढ़ा था प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन. ओके, तो मान लीजिए कि प्यूनिटिव डिटेंशन के तहत आपका जो है इलीगल अरेस्टिंग हो जाता है. प्यूनिटिव में था कि आपको राइट मिला हुआ था कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है तो आपसे पहले पूछेगी, ठीक है, आपको जो भी राइट्स है वो राइट्स आपको वहाँ पे सेफ करते हैं. मतलब कि आप वहाँ पे पुलिस को बोल सकते हैं कि मैं आपके साथ तभी जाऊँगा जब तक मैं अपने लीगल प्रैक्टिशनर से बात नहीं कर लूँ, या फिर आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, उसका क्या कारण है, मेरी क्या गलती है. इन सब चीज़ों को आप तो आर्टिकल 22 में प्यूनिटिव में समझ गए थे. तो जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 22 के तहत आपका अरेस्ट हो गया और वो अरेस्ट आपको लगता है कि इलीगल अरेस्ट है. ओके, मतलब कि गैर कानूनी, आपने कोई गलती नहीं की और आपको अरेस्ट कर लेके ले गया गया, या फिर आपने गलती की भी लेकिन वहाँ पे भी आपके राइट्स का वायलेशन हो गया. मतलब कि आपके आर्टिकल 22 को आप फुल तरीके से वहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाए, तो आपके फंडामेंटल राइट का हनन तो हो गया. तो अगर मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो गया तो फिर आप क्या करोगे. तो आर्टिकल 32 में ये बात कही गई है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है कहीं पे, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या फिर सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, इन सभी में जाने के बजाय आप हाई कोर्ट भी नहीं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो. मतलब कि फंडामेंटल राइट इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसके लिए आपको इतना अधिकार दिया गया है कि अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं आपको कहीं और जाने की. लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो आपको ये बताना होगा सुप्रीम कोर्ट में कि आपने हाई कोर्ट क्यों नहीं चुना, या फिर आपने हाई कोर्ट क्यों नहीं गया. ओके, तो फिर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाओगे. सुप्रीम कोर्ट आप जाओगे, वहाँ पे आपने बताना है जज साहब को कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरा आर्टिकल 22 जो है वो वायलेट हो गया. ओके, तो जज साहब समझेंगे कि आर्टिकल 22 वायलेट हुआ है, यानी कि अरेस्ट वाला मैटर है, आपका इलीगल अरेस्ट हुआ है. तो जज साहब फटाक से क्या करेंगे, एक रिट इशू कर देंगे जिसने भी आपका अरेस्ट किया उसके अगेंस्ट में. ओके, तो जो रिट इशू होगा वो हेबियस कॉर्पस रिट इशू हो जाएगा.
बाकी जितने भी रिट हैं उन सभी रिट्स का अलग अलग मतलब है। अलग अलग राइट्स के वायलेशन होने पे सुप्रीम कोर्ट अलग अलग रिट इशू करती है। ओके, अरेस्ट का मैटर है तो वो हेबियस कॉर्पस रिट इशू कर देगी, तो आपका फिर उस पर जितने भी है वो फिर से ट्रायल होंगे, अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा और फिर आपको इमीडिएट जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो ये होता है रिट का मतलब कि आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इशू करती है आपके फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि टोटल कितने टाइप का रिट्स है जो आर्टिकल 32 में संविधान में दिए गए हैं। तो टोटल 5 टाइप के रिट हैं। एक तो है हेबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है को वारंटो, पांचवा है सर्चररी। ओके, तो ये सभी के सभी लैटिन टर्म हैं, कोई भी इंग्लिश वर्ड नहीं है, सभी लैटिन टर्म है। और इन लैटिन टर्म का इंग्लिश में क्या मतलब है कि हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है इंग्लिश में टू हैव द बॉडी ऑफ। ओके, मैंडमस का क्या मतलब है वी कमांड, प्रोहिबिशन का क्या मतलब है टू फॉरबिड, को वारंटो का क्या मतलब है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, और सर्चररी का क्या मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। अब इन सभी चीज़ों का क्या मतलब है वो हम लोग अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट इशू कर सकती है और हाई कोर्ट क्या। तो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत जो है वो रिट इशू कर सकती है। ये आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि आप रिट इशू कर सकते हो, और आर्टिकल 26 जो है ये हाई कोर्ट को पावर देता है कि आप रिट इशू कर सकते हो। ओके, लेकिन क्या था कि बिफोर 1950 से पहले क्या था कि सिर्फ कलकत्ता के हाई कोर्ट को, बॉम्बे के हाई कोर्ट को और मद्रास के हाई कोर्ट को रिट इशू करने का पावर था, बाकी और किसी भी जो है मतलब कि हाई कोर्ट को पावर नहीं था। लेकिन फिर आर्टिकल 226 जो है वो ऐड कर करके सभी हाई कोर्ट्स को ये रिट इशू का पावर दे दिया गया। और रिट जो है वो हम लोगों ने इंग्लिश लॉ से बोरो किया है, ठीक है, इंग्लिश लॉ से हम लोगों ने लिया है। इंग्लिश लॉ यानी कि इंग्लैंड का, ब्रिटिश जो लॉज है उनसे हम लोगों ने बोरो किया है। वहाँ पे रिट को प्रेरोगेटिव रिट कहा जाता है। ओके, वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपका राइट हनन होता है इंग्लैंड में या फिर इंग्लिश लॉ में, वहाँ पे अगर किसी का राइट हनन हुआ तो वो जाते हैं इंग्लैंड में, क्वीन और किंग को वहाँ पे हेड माना जाता है। तो वैसे ही आप जाओगे किंग के पास अपना जस्टिस मांगने के लिए, तो वो प्रेरोगेटिव रिट को वहाँ पे फाउंटेन ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये न्याय दिलाता है। ओके, इसलिए इसका वहाँ पे एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसका नाम है फाउंटेन ऑफ जस्टिस। अब हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 32 एज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से लिखा गया है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि ये जितने भी 5 रिट हैं उनका एक्चुअल में क्या क्या मतलब है उसको अच्छे से समझेंगे, और सुप्रीम कोर्ट किस हमें मतलब कि किस फंडामेंटल राइट का हनन होने के बाद किस रिट को इशू करेगी, कैसे करेगी, वो भी देखेंगे। पहले आर्टिकल देखो, तो आर्टिकल 32 यानी कि आर्टिकल 32 को अच्छे से समझेंगे, देखेंगे क्या आर्टिकल में कैसे लिखा गया है। तो आर्टिकल 32 में बात की गई, आर्टिकल 32 में रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ओके, रेमेडीज मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये रेमेडी करता है, यानी कि बचाता है, इन्फोर्स करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने से जो फंडामेंटल राइट्स है उसको इन्फोर्स करने के लिए ये हेल्प करता है आर्टिकल 32। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ लेने का राइट जो है आपको आर्टिकल 32 देता है। आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 कहता है द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स conferred by this part is guaranteed right to constitutional remedies। ओके, मतलब आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 में सीधा साफ साफ ये लिखा है कि आपके पास ये अधिकार है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वहाँ जाकर के आप अपना अर्जी डाल सकते हैं, वहाँ जाकर के अपना पटिशन डाल सकते हैं, और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की अधिकार आपको आर्टिकल 32 देता है। ओके, आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में क्या लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और रिट। ओके, डायरेक्शन और ऑर्डर और रिट इंक्लूडिंग रिट इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्चररी विच एवर मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट आप जाओगे तो आर्टिकल 32 क्लॉज 2 में लिखा है कि 32 क्लॉज 1 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, 32 क्लॉज 2 में लिखा है कि आप वहाँ जाओगे तो आपके साथ जो भी गलत हुआ है, जो भी फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, उसको समझते हुए, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट
उसी तरीके का रिट जारी करेगी उस अथॉरिटी के लिए, उस ऑफिसर के लिए, या उस सरकारी गवर्नमेंट किसी भी तरीके का इंस्टीट्यूशंस के लिए जिसने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है, जिसने आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन किया है, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगी कि आप उसको, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि आपने ऐसा गलत किया है, तो उसको ऑर्डर देना, मतलब कि उसको ऑर्डर देना कि आपने गलत किया कि इसको तुरंत ठीक करो या आपको इसके लिए मुआवजे देना होगा, जिस भी तरीके का होगा उस तरीके का सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर समझ करके, आपके केस को समझ के, ट्रायल लेके, इन्वेस्टिगेशन करके, और फिर जाकर के रिट जो है, इन 5 रिट में से कोई भी एक रिट इशू करेगी जैसा आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ होगा। अब देखेंगे आर्टिकल 32 का क्लॉज 3 में क्या कहा गया है कि विदाउट प्रेजुडाइस टू द पावर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट, क्लॉज 1 and 2, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट, ये पॉइंट नोट कर लेना है, एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन ऑल और एनी ऑफ द पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 2। मतलब कि यहाँ पे एक क्वेश्चन भी अराइज हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अलावा रिट कोई और कोर्ट जारी कर सकती है या नहीं, तो आंसर होगा यस। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है। बात तो यहाँ पे सिर्फ हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है कि वो रिट इशू कर सकती है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो डायरेक्ट, आपको सुप्रीम कोर्ट तो बताना पड़ेगा कि आपने हाई कोर्ट क्यों नहीं गया। अगर आप हाई कोर्ट जाते हो तो वहाँ से भी आप रिट इशू करवा सकते हो अपने लिए, लेकिन और किसी भी कोर्ट को पावर नहीं है रिट इशू करने की। वो तभी मिल सकती है किसी को पावर जब तक पार्लियामेंट जो है वो कोई लॉ बना करके उस कोर्ट को एम्पावर नहीं करती है। मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, या कोई सेशन कोर्ट है, वहाँ पर जा करके आप अगर कहते हो रिट इशू करने का, तो वो आपका रिट इशू नहीं करेगी क्योंकि उसके पास रिट जुरिस्डिक्शन का पावर नहीं है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने उस कोर्ट को एम्पावर किया हुआ है कि आपके पास मैंने पावर डाला है, आप रिट इशू कर सकते हैं, तब जा करके वो डिस्ट्रिक्ट या सेशन कोर्ट भी रिट इशू कर सकती है। मतलब कि सिर्फ एक ही कंडीशन पे कि पार्लियामेंट जो है उस कोर्ट को एम्पावर अगर करती है तो जाकर के वो है रिट इशू कर सकती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावे। ओके, अब क्लॉज 4 देखेंगे। द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट और एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि ये राइट जो है आपका आर्टिकल 32 का जो रिट वाला राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाला राइट है, इसको कोई भी सस्पेंड तो नहीं कर सकता, कोई भी नहीं सस्पेंड कर सकता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्योंकि यही जो है ऐसा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करता है। अगर ये आर्टिकल नहीं होता तो फंडामेंटल राइट्स देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि कोई प्रोटेक्ट ही नहीं करता फंडामेंटल राइट्स को। तो 32 जो है जो प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको कोई सस्पेंड नहीं कर सकता। लेकिन एक कारण हो सकता है जहाँ पे ये आर्टिकल सस्पेंड हो जाएगा। वो कौन सा कारण है? वो कारण है आर्टिकल 359। अब 59 क्या है? आर्टिकल 359 ये है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास ये पावर है कि वो जो है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो एमरजेंसी के टाइम में, एमरजेंसी जब लगती है, एमरजेंसी के टाइम में प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर सकता है। ऑब्वियसली ये करना भी जरूरी। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग समझेंगे कि जितने भी पांचों जो रिट हैं, जितने भी पांचों रिट है उसका क्या क्या मतलब है, उसको अच्छे से समझेंगे हम लोग, और कब कब वो रिट इशू हो सकती है, किन किन कंडीशन में किस पे हो सकती है, किस पे नहीं हो सकती है, वो हम देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर, कि अब हम लोग जा कर के देखेंगे कि जितने भी रिट हैं, पांचों रिट, उनका क्या क्या मतलब है और वो किन किन कंडीशन में कौन कौन से रिट्स को इशू किया जाएगा। तो हेबियस कॉर्पस का क्या मतलब है वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे। हेबियस कॉर्पस का मतलब, जैसे कि हम लोगों ने इंग्लिश टर्म में समझ लिया था कि इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ओके, तो हेबियस कॉर्पस कब जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट? तो वो जारी होगा टू ब्रिंग अ पर्सन अरेस्ट टू द कोर्ट अगेंस्ट इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट। मतलब कि सिंपल में यहाँ पे ये समझना है कि पर्सन वैसे उनके लिए जो कि इलीगल जिनका अरेस्ट हुआ होगा, ठीक है, उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो हेबियस कॉर्पस इशू करेगी। जैसे कि पहले ही एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको पहले ही हेबियस कॉर्पस को समझा दिया था, तो अब हेबियस कॉर्पस का मतलब भी वही है कि सुप्रीम कोर्ट वही तभी जारी करेगी जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी पर्सन का जो है वो इलीगल जो है अरेस्टिंग हुआ होगा तब। और ये एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेबियस कॉर्पस जो है वो किसके लिए जारी होगा, किसी भी इंडिविजुअल के लिए या फिर पूरे स्टेट के लिए,
या किसी भी स्टेट मतलब कि आर्टिकल 12, मतलब आर्टिकल 12 में जो स्टेट का डेफिनेशन है कि कोई यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर कोई गवर्नमेंट के अंदर में जो भी अथॉरिटी, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, उन सभी को मिला करके स्टेट की बात की जाती है। तो यहाँ पे ये है कि हेबियस कॉर्पस जो है ये दोनों ही जो है उन्हीं दोनों के लिए इशू किया जा सकता है, इंडिविजुअल के लिए भी और स्टेट के लिए भी। ओके ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रिट कौन सा है, मैंडमस। ओके, नेक्स्ट जो रिट है वो है मैंडमस। मैंडमस का क्या मतलब होता है इंग्लिश में, वीक कमांड। ओके, अब वीक कमांड सुन के ही लगता है कि किसी पे कमांड बनाने की बात हो रही है। तो कमांड बनाने की बात किस पे करेगी, मान लीजिए अगर कोई ऑफिस है, जैसे कि कोई मतलब कि पब्लिक ऑफिस है, जैसे कि कोई ऑफिसर हैं या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, है ना। ऑल्सो अगेंस्ट लोअर कोर्ट, यानी कि कोई लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे। अभी अगर मान लो आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो हाई कोर्ट को अगेंस्ट में, तो हाई कोर्ट के अगेंस्ट में भी जारी हो जाएगी, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हाई कोर्ट जा रहे हो या सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट के लिए भी, तो लोअर कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, लोकल लेवल पे जो कोर्ट होती है उनके लिए, किसी के लिए भी जो है ये मैंडमस रिट इशू, आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट और आप बोलोगे कि फलाना जो भी कोई इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि कोई भी लोअर कोर्ट है या फिर कोई ऑफिस है या फिर कोई ऑफिसर है, उन लोगों ने हमारा काम नहीं किया या फिर कुछ सही तरीके से वो लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सीधा मैंडमस रिट इशू कर देगी उस ऑफिसर के अगेंस्ट या उस लोअर कोर्ट के अगेंस्ट कि आप लोग ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके लिए उनके जो पेनल्टीज़ होंगे उनको वो डाल देगी सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट मैंडमस इशू कर सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैंडमस इशू नहीं कर सकती है कोर्ट। वो कौन कौन है, वो है प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनके अगेंस्ट में रिट इशू नहीं हो सकता मैंडमस वाला। ओके, ऑल्सो इशूड टू इंस्ट्रक्ट गवर्नमेंट टू नॉट इन्फोर्स एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, ओके, और वो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू वाले बात में मैंने बताया था कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसके लिए भी, उसके अगेंस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो मैंडमस इशू कर सकती है। ओके, गवर्नमेंट के लिए इशू कर सकती है, ठीक, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए और गवर्नर के लिए नहीं कर सकती है। सिर्फ ये दो लोग हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है मैंडमस इशू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, ओके, नेक्स्ट हम लोग जो रेट देखने जा रहे हैं वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन को जैसे मैंने बताया था कि प्रोहिबिशन का क्या, इंग्लिश का क्या मतलब होता है, लैटिन वर्ड में तो प्रोहिबिशन कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं टू फॉरबिड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किसके लिए इशू किया करेगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये इशू करेगी ओनली लोअर कोर्ट। ओके, लोअर कोर्ट के लिए इशू करेगी टू कीप देम इन देयर जुरिडिक्शन, मतलब कि अगर कोई जुरिडिक्शन से बाहर जाकर के कोई लोअर कोर्ट काम कर रही है, ओके, तो उसके लिए वहाँ पे प्रोहिबिशन रिट इशू कर देगी सुप्रीम कोर्ट कि आप अपने दायरे में रह करके काम करिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने दायरे से बाहर निकलने के लिए। ओके, सुप्रीम कोर्ट उसको या फिर हाई कोर्ट उसको वहाँ पे हिदायत डाल देगी कि आपको ऐसे ऐसे करके काम करना है, अगर आपने ऐसा काम नहीं किया तो आपको फिर जो पेनल्टी है वो डालनी होगी। अगेंस्ट क्या है कि जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, जो जुडिशियल बॉडी होती है, यहाँ पर जुडिसडिक्शन मतलब कि कोई अपने दायरे में रहने के लिए, और जुडिशियल यानी कोई न्यायिक बॉडी है, ओके, जहाँ पे कोई अपीलेट जुरिसडिक्शन बनाया जाता है किसी का भी, जो मतलब कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया हो, जैसे कि लोअर लेवल पे भी कई सारे कोर्ट होते हैं, जैसे चिल्ड्रन के लिए कोई कोर्ट होता है, वुमेंस के लिए स्पेशल कोर्ट होता है, फिर बाकी और भी ऐसे कोर्ट होते हैं, जैसे जनता अदालत होता है, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बैठते हैं। तो ऐसे भी किसी कोर्ट जो पे क्वासी जुडिशियल हो या फिर जुडिशियल हो, उनके लिए भी प्रोहिबिशन जो है वो इशू करा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा रेट है वो है सर्चेररी। अब सर्चेररी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट के कारण मैंने ऊपर लिख दिया। आगे हम लोग जो अभी रेट समझेंगे वो सर्चेररी को समझेंगे। सर्चेररी जो लैटिन टर्म है, पहले ही बताया था मैंने, इसका इंग्लिश मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म। इसका क्या है, सुप्रीम कोर्ट कब इस रेट को इशू करेगी, तो पहला तो है किसके लिए करेगी कि जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए कर देगी, ओके, और दूसरे नंबर पे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के लिए भी करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि क्वाशेस द अदर और लोअर कोर्ट, मतलब कि जब कोई भी लोअर कोर्ट, दो लोअर कोर्ट होंगे, ओके, वहाँ पे अगर मान के चलिए कि स्क्वॉश हो जाता है किसी के ऑर्डर में कि कोई केस पेंडिंग हो गया या फिर कोई भी कोर्ट की कोई जस्टिस आ रही है उसमें कोई क्रॉस हो जाता है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए भी सर्चेररी रिट इशू कर सकती है एंड पुल द केस टू इटसेल्फ नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी। और उसके बाद मतलब कि वो केस जो है वो अपने पास ले आएगी, किसी लेजिस्लेटिव बॉडी को नहीं देगी,
ठीक है। वहाँ पे सर्चेररी, जैसे मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है, या फिर कोई क्वासी जुडिशियल या जुडिशियल बॉडी है, या फिर कोई लोअर कोर्ट है, वहाँ पे किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है जस्टिस को लेकर के, जस्टिस डिलीवरी को लेकर के, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करेगी वो करेगी सर्चेररी, और सर्चेररी रिट इशू करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस केस को अपने अंडर ले करके और लेजिस्लेटिव बॉडी को देने से रोक देगी, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट और लास्ट जो हम लोग रिट देखने जा रहे हैं वो है क्वो वारंटो। ओके, क्वो वारंटो क्या है, इसका क्या मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ओके, ये रिट कैसे कैसे होगा, किसके किसके लिए होगा, ये देखेंगे कि सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर। ओके, पब्लिक ऑफिस के लिए होगा जो कि परमानेंट कैरेक्टर वाला होगा, जो परमानेंट कैरेक्टर का कोई पब्लिक ऑफिस होगा उसके लिए होगा। इंक्वायर द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, वहाँ पे किसी ने किसी चीज़ के लिए क्लेम किया, तो उस क्लेम की लीगैलिटी यानी कि कानूनी है वो क्लेम या नहीं है, उस चीज़ को देखने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट क्वो वारंटो रिट इशू करती है। लेकिन ये चीज़ मिनिस्टेरियल ऑफिस के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। ओके, सिर्फ पब्लिक ऑफिस के लिए कर सकती है। दूसरा, एनीवन नॉट जस्ट द पर्सन एग्रीव्ड कैन सीक दिस रेस्ट। मतलब एनीवन नॉट जस्ट द पर्सन का मतलब कोई भी, ऐसा नहीं कि जो पर्सन अग्राई मतलब कि जिसको कोई जिसके साथ कोई हानि हुई है, जिसका कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, वही नहीं। अगर मान लीजिए किसी और के साथ भी हुआ है तो आप भी इस रिट को इशू करवा सकते हैं। आप वो जानने के लिए कि उस पब्लिक ऑफिस में काम तरीके से हो रहा है या नहीं, या फिर उस क्लेम को आपने जो भी किया है वो लीगल क्लेम है या नहीं, उस चीज़ों को करने के लिए भी आप इस चीज़ का रिट को जो है आप इस रिट को इशू करवा सकते हैं। और जो रिट का नाम है क्वो वारंटो। ओके, तो फाइनली हम लोगों ने सारे रेट्स को अच्छे से कवर कर लिया, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारे रेट अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो है देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है उन दोनों के पावर में क्या डिफरेंसेस है। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि जितने भी रेट है उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकती है, लेकिन अब देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के तो कुछ पावर होंगे अलग जो हाई कोर्ट से होंगे, और हाई कोर्ट के भी कुछ होंगे। तो अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है दोनों के पावर में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर है उसको देखेंगे कि क्या डिफरेंस है हाई कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट के पावर में है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन होने पे सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है। ओके, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया का टेरिटरी होगा, पूरा होल इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए रिट इशू करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आपको पता है कि पूरे इंडिया पे होता है, पूरे होल कंट्री पे है। लेकिन जो हाई कोर्ट होता है उसका जो जुरिस्डिक्शन पावर है वो सिर्फ उसी के जुरिस्डिक्शन तक होता है, वो भी समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट cannot refuse to exercise writ jurisdiction because Article 22 itself a fundamental right। पहले ही मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया था आपको कि आर्टिकल 32 जो है वो फंडामेंटल राइट है या नहीं। तो ऑब्वियसली आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। मान लीजिए आप अगर जाओगे सुप्रीम कोर्ट अपने वायलेशन को लेकर के कि आपके साथ ये वायलेट हुआ आपका फंडामेंटल राइट, और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे रिफ्यूज़ करेगी, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए आर्टिकल 32 को फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। आर्टिकल 32 को बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, मतलब कि शुरू से ही है। आर्टिकल 32 इतना इम्पॉर्टेंट है कि B.R. अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। ओके, ये इतना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। अब हम लोग समझेंगे कि हाई कोर्ट का क्या पावर है रिट जुरिस्डिक्शन को लेकर के। ओके, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है किस चीज़ के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए, और उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए नहीं। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट का पावर थोड़ा सा ज़्यादा है। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए रिट इशू हो रहा था, यहाँ पे फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों के लिए रिट इशू कर सकती है हाई कोर्ट। तो यहाँ पे पावर थोड़ा ज़्यादा हो गया कि हाई कोर्ट दोनों चीज़ के लिए रिट इशू कर सकती है, चाहे वो लीगल राइट हो चाहे वो फंडामेंटल राइट हो। मतलब कि फंडामेंटल राइट वहाँ पे जितना आप सुप्रीम कोर्ट गए तो आर्टिकल 12 से लेकर के आपका 30 तक का हनन हो गया, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ठीक है। हाई कोर्ट आप जा रहे हो लीगल राइट वायलेशन होने, यानी कि आपका आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी भी वायलेट हो गया, फिर भी आप हाई कोर्ट चले जाओ, ठीक है। और वहाँ पे अगर आप इसके लिए क्लेम कर लो कि मुझे रिट इशू कर दीजिए मेरे लिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, तो आर्टिकल हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, 226 हाई कोर्ट को पावर देता है, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हाई कोर्ट कैन इशूड ओनली
दियर ओन जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट जो है वो सिर्फ अपने जुरिस्डिक्शन में रेट इशू कर सकता है। अब मान लो बॉम्बे हाई कोर्ट है तो वो बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर ही पूरा रेट उसका जुरिस्डिक्शन का पावर चलेगा। वैसा तो नहीं है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ रेट जुरिस्डिक्शन डाला, अपना कोई रेट इशू किया, वो चेन्नई में भी लागू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। उसके स्टेट के अंदर में अगर कोई चीज़ हुआ होगा, कोई गलत हुआ होगा, तो वो सिर्फ अपने स्टेट के लिए कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया में किसी भी कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी लोअर कोर्ट, किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए रेट इशू कर सकती है। अब क्या है कि हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज़ इट। अब हाई कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर सकती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट तो रिफ्यूज़ नहीं कर सकती थी, लेकिन हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकती है। आप जाओगे रेट जुरिस्डिक्शन के लिए, आप जाओगे रेट इशू कराने के लिए हाई कोर्ट वहाँ पर रिफ्यूज़ कर सकती है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऐसा ऑप्शन तो है आपके पास, है ना। फाइनली हम लोगों ने आर्टिकल 32 को और पांचों रेट्स को अच्छे से समझ लिया, और आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस होंगे माइंड में वो सारे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में देखा है। हाई कोर्ट को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी देखा, सुप्रीम कोर्ट के पावर देखा, हाई कोर्ट का पावर देखा, और उसके बाद फिर से उन दोनों के पावर में क्या डिफरेंसेस है वो देखा। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं वो देखा, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं वो देखा, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं वो देखा। तो अब बाकी सारे रेट को समझा, उसका इंग्लिश टर्म में क्या मतलब होता है वो समझा, कंपेयर करके देखा सभी को एक दूसरे से। आर्टिकल 32 को एज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा। तो फाइनली मुझे लगता है कि जितने भी इसके क्वेश्चन बनने होंगे या फिर जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे आर्टिकल 32 के, वो सारे के सारे हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe to the Niti Shiksha. See you in the next one. Goodbye. Take care.